टैक्स ज्ञान में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये टैक्स ज्ञान का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था बजट 2021। अब इस बार हम डिस्कस करेंगे कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने कई सारे सजेशंस दी, कई सारे सवाल पूछे। उन्हीं सवालों में से कुछ निकाल कर हम आज फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। आज मेरे साथ दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मिस्टर वैभव अग्रवाल। वैभव जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, जो कि टैक्सेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वैभव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। वैभव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, काफ़ी दर्शकों ने हमें ये पूछा है प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। बेसिकली ये प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है? अनिल जी, ये ना एक टैक्स पंजाब गवर्नमेंट ने 19 अप्रैल 2018 में पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स के नाम से लगाया था। बेसिकली ये प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, इसका नाम है पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स। इसके अंदर जो है आपका मेजरली जो ये टैक्स है ये डेवलपमेंट के लिए है सरकार की, पंजाब स्टेट की, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है इन्होंने लगाया, इसको कवर करने के लिए 2400 रुपया पर एनम लगाया। किसको लगाया मैं वही बताने लगा हूँ। इसके अंदर डेफिनेशंस हैं जी। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो एम्प्लॉयर है, एक जो नॉर्मल पर्सन है जिसकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, उन दोनों को लगता है। और एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज़ का टैक्स काटेगा उसकी सैलरी में से, जिसकी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है। बेसिकली इसको कोरिलेट किया इनकम टैक्स में जो आपने रिटर्न फाइल करी है उसके साथ। तो इसके अंदर अब नोटिस बहुत लोगों को आने शुरू हो गए हैं, बिकॉज किसी ने भी इसको पहले तो ध्यान नहीं दिया। कुछ हमारी सरकार ने भी इसके ऊपर पहले कुछ इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया था, बट लेटेस्ट उसके अंदर इसके ऊपर लोगों को नोटिस आने शुरू हो गए हैं। ये सेंटर का टैक्स है? नहीं, ये सेंटर का टैक्स नहीं है जी, ये पंजाब स्टेट का टैक्स है। सेंटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पंजाब स्टेट ने लगाया है। और जिसकी भी इनकम 2.5 लाख है, किसी इनकम टैक्स रिटर्न के, चाहे उसका बिजनेस कोई भी रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकम आपकी 2.5 लाख है, आपका बिजनेस कोई भी हो, 2.5 लाख रुपए जिसकी इनकम है उसको ये टैक्स देना पड़ेगा, जैसा कि वैभव जी बता रहे हैं। सेकेंडली, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको भी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर बनती है, जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसकी सैलरी में से 200 रुपया महीना काट के पर एम्प्लॉई जो है वो स्टेट के खाते में जमा कराएगा एज पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स। मतलब कि सैलरीड क्लास और जो आपका बिजनेस क्लास है, दोनों के दोनों इसके अंदर इस दायरे में कवर्ड हैं, इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फर्म्स, HUF एंड कंपनीज। तो जैसे जितने भी आपके पास क्लाइंट्स हैं, क्या आपके क्लाइंट्स ने सबने जमा करवा दिया ये टैक्स? अभी तक तो लोगों को नोटिस आ रहे हैं जी, लोग कुछ आ रहे हैं, कुछ इंक्वायरीज आ रही हैं, बट कुछ ने शुरू करा दिया है जमा कराना। अल्टीमेटली तो उसमें जमा करवाना ही पड़ेगा लोगों को, और कोई इसके अंदर रास्ता नहीं है। वैभव जी, ये नोटिस आते कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से हैं? ये आते हैं जी स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट से, जो कि स्टेट GST डिपार्टमेंट है, उन्हीं की तरफ से ये नोटिस आ रहे हैं, बिकॉज उन्हीं के अंडर ये टैक्स भी कवर्ड है। वैभव जी, ये जो टैक्स है इसका प्रोसेस क्या है, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, कैसे ये जमा होगा, इसके बारे में आम जनता को बताइए। सबसे पहले तो हम एक चीज़ को समझें जी कि ये टैक्स के अंदर एक पर्सन की डेफिनेशन है। जो पर्सन है उसका मतलब है मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब और इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, लोकल, मतलब कि आप जो कुछ भी मान के, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब कवर्ड हैं इसके अंदर पर्सन के अंदर, ठीक है जी। उनको सबको ये जो है अपने एम्प्लॉयज़ का जिनकी तनख्वाह 2.5 लाख से ऊपर है, उनका ये टैक्स देना है, उनकी तनख्वाह में से काट के। और ये स्लैब क्या है? 2.5 लाख? ये 2.5 लाख फिक्स्ड टैक्स है। फिक्स्ड टैक्स है, दैट इज 2400 रुपीज़ पर एनम और ₹200 पर मंथ, विच एवर वे यू मे थिंक। सैलरी आपकी कितनी भी हो, सैलरी जितनी मर्जी हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, वो मैटर नहीं करता। इसके अंदर पर्सन की डेफिनेशन के अंदर एक एक्सक्लूजन है, दैट इज़ एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो इसमें कवर्ड नहीं है, एग्रीकल्चरिस्ट को ये टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सब कुछ इसमें कवर्ड है। और जो सीनियर सिटीजन्स भी हैं इसके अंदर, सीनियर सिटीजन्स भी दे आर एग्जाम्प्ट ओनली टू द एक्सटेंट जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में जितनी एग्जाम्पशन उनको है। जैसे अगर उनको एग्जाम्पशन 3 लाख की है इनकम टैक्स एक्ट में, तब वो एग्जाम्प्ट होंगे, अदरवाइज वो भी एग्जाम्प्ट नहीं है। सीनियर सिटीजन कितनी, कौन सी एज से स्टार्ट करते हैं? ये 60 ईयर्स, जो भी उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन्ड है उसके हिसाब से इसको हमने देखना है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कई सीनियर सिटीजन, वैसे तो 2.5 लाख की लिमिट है सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स में, जो सीनियर सिटीजन हैं उनका 3 लाख है और सुपर सीनियर का 5 लाख है। तो जिनकी 3 या 5 लाख तक सीनियर सिटीजन की इनकम है वो भी इस दायरे से बाहर हो जाएंगे, पर जो उससे ऊपर वाले हैं उनको ये टैक्स लगेगा। वैभव जी, इसकी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स कैसे फाइल करेंगे, इसका
प्रोसेस के बारे में बताएंगे आप? अनिल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज आज की डेट में सबसे पहले तो टैक्स लगना और उसके बाद उसको कंप्लाई कैसे करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है उसका भी एक बड़ा टीडीएस सा प्रोविज़न गवर्नमेंट ने बनाया है, जो कि मेरे को लगता है थोड़ा सिंप्लीफाई होना चाहिए था, बट एज ऑन डेट जो प्रोसीजर है वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमारी एक वेबसाइट है स्टेट गवर्नमेंट की, PB Industries करके, pbindustries.gov.in, वहाँ पे जाके हमें अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और उसके बाद इसका जितना भी प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। psdt.gov.in एक वेबसाइट है, उसके अंदर जाके इसके रिटर्न्स भी फाइल होंगी और टैक्स भी जमा होगा और ये सारा टैक्स का प्रोसीजर ऑनलाइन भी अवेलेबल है और अगर हम चाहें तो हम चालान क्रिएट करके इसको ऑन द बैंक काउंटर भी या पंजाब स्टेट की ट्रेजरी में भी जमा करवा सकते हैं। और कोई नहीं जमा करवाएगा तो उसकी पेनल्टीज़ क्या रहेंगी? सर, इसके अंदर पेनल्टीज़ जो हैं नॉन रजिस्ट्रेशन की जो है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन हमें कब करानी थी। रजिस्ट्रेशन इसके अंदर हमें करानी थी विद इन 60 डेज़ ऑफ नोटिफिकेशन, जो कि नई नोटिफिकेशन जब भी हुई थी, जो कि 19 अप्रैल को हुई थी, उसके 60 दिनों के अंदर, 19 अप्रैल 2018 को, तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर हमें ये रजिस्ट्रेशन करानी थी, जो कि काफ़ी लोग चूक गए इस बात को, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी इसको इतना ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया। एक मिनट सर, जो लोग अप्रैल 18 में 60 के नहीं थे तो क्या उनको भी ये लगेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, वो उसी तरीके से लगेगा, बिकॉज वी हैव टू सी कि अप्रैल 18 में उनकी क्या एज थी, अब 19 के लिए, बिकॉज दिस इज द फाइनेंशियल ईयर वाइज टैक्स, उस साल के उससे अगले साल में अगर उनकी एज 60 से अबव हो जाती है और इनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स के हिसाब से या इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एग्जाम्प्ट है, तो फिर उनको ये टैक्स अगले सालों में नहीं लगेगा। इसमें को एक बात का थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आपने बोला कि 3 लाख या 5 लाख, अगर सीनियर सिटीजन की इनकम 10 लाख है तो क्या उसको टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिकॉज दे हैव सेड एग्जम्पशन खाली उसी को है अगर उसकी इनकम टैक्स एक्ट में इनकम एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर आगे जो मैं आपको एक बताना चाह रहा था, हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे, उसके अंदर जो हमारी नॉन रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी है दैट इज़ 50 रुपीज़ पर डे टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज़। मतलब कि जैसे जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी 60 दिनों में, उनको ये गवर्नमेंट पेनल्टी लगा सकती है, बट हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पेनल्टी है गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। तभी हम चाहते हैं कि इससे पहले कि गवर्नमेंट अपने शो कॉज नोटिस से आए, लोगों को सर्विस करे, उससे पहले लोग अपने रजिस्ट्रेशन लेके और अपना ये जो टैक्स है इसको जमा करवा दें। क्या आप ये नहीं सोचते कि इलेक्शन ईयर है, इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? सर, ये पॉलिटिकल सवाल है, इसके ऊपर मैं ना ही कमेंट करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो है इलेक्शन ईयर है। मेरे को नहीं लगता कि इलेक्शंस के कारण जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट होना चाहिए। जो लॉ बन गया है दैट इज़ द लॉ ऑफ लैंड, वी हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ लैंड। सेकेंडली सर, इसके अंदर पेनल्टीज़ और भी हैं। इसके अंदर हमें एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है आफ्टर द डिपॉजिट ऑफ द टैक्स। हमें एक इसके अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि हमें विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर फाइल करनी है। और उसके अंदर भी अगर हम लेट फाइलिंग करते हैं तो उसके अंदर भी 50 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी है टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज़। सेकेंडली, इसके अंदर सरकार आपसे जो 2400 रुपया है उसके ऊपर जो है 2% ब्याज भी ले सकती है। तो ये तो पेनल्टी इतनी बन जाएगी तो आप कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि इसके अंदर जो है डिफ़ॉल्ट लोगों ने हो गए हैं इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली। अब इसके ऊपर हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी एमनेस्टी स्कीम के साथ आ जाए। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई एमनेस्टी स्कीम लेके आए जिसके साथ ये लोगों को इसके अंदर कुछ रिलीफ मिले। सेकेंडली, इसके अंदर जो पेनल्टीज़ की हम बात कर रहे थे, एक पेनल्टीज़ के अंदर और भी है कि इसके अंदर 50% ऑफ द टैक्स ड्यू की पेनल्टी लग सकती है अगर हम वो उसको टाइमली डिपॉजिट नहीं कराते अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट। तो आप ये मान के चलिए कि 1200 रुपये की एक पेनल्टी, 2400 रुपये का एक टैक्स और 2% ब्याज। मेरे ख्याल से इसकी बात आप ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पेनल्टीज़ ये लगेंगी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि बिकॉज इट वाज नॉट। आप ये बताइए कि पेनल्टीज ये डराना छोड़ के ये बताइए कि अब करना क्या है लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले अपने जो भी उनके लीगल कंसल्टेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उनसे मिलिए और इसके ऊपर उनसे सलाह मशवरा कीजिए और इमीडिएटली जो भी है इसके प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करके अपने जो टैक्स और जो रिटर्न्स हैं पिछले 3 सालों की, डैट इज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19, 20 एंड 21, क्योंकि 21 भी जो है आपका 30 अप्रैल को उसकी भी लास्ट डेट आ गई और टैक्स ऑलरेडी उसका भी लेट हो चुका है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स से कि वो इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट्स को मिलके इसके ऊपर जो है अपना टैक्स जमा करवाएं। दर्शकों, आपको शायद याद होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनप्रीत बादल ने
जब ये प्रोफेशनल टैक्स लगाया गया था तब पेपर में भी ये स्टेटमेंट आई थी कि ड्यू टू द वर्ल्ड बैंक का जो प्रेशर है उसके कारण ये टैक्स डेवलपमेंट टैक्स लगाया जा रहा है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है, इसको हटा लिया जाएगा। तो वैभव जी ये बताइए कि ये अभी दिया ही नहीं किसी ने, तो हटाने की बातें अब कैसे होंगी? क्या आपको लगता है कि ये कभी हटेगा? अनिल जी, ऐसा है कि अगर ये हटना होता तो ये बहुत पहले ही हट गया होता। दिया ही नहीं तो हटना क्या है? सर, अब नोटिस आने शुरू हो गए हैं, अब तो देना पड़ेगा। यहाँ तो अगर इसके अंदर कोई विड्रॉल की प्रोविजन होती सरकार के पास, यहाँ सरकार इसके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कहीं पे कुछ सोच रख रही होती, तो अभी तक ये विड्रॉ हो चुका होता, लोगों को नोटिस ना आते जमा कराने के लिए। इनिशियली आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे पास भी कुछ, जब ये टैक्स लगा था, कुछ हमारे पास एसएससीज आए थे, कुछ टैक्स पेयर्स आए थे, तो हमने उनका जमा भी करवाया था। बट आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब, तो हमने भी इस चीज़ को रिलैक्स में ले लिया कि कल को ये विड्रॉ हो गया तो क्या लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो हमने भी इसको ज़्यादा मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। अब बिल्कुल करनी चाहिए। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो नए लोग हैं जो इस ब्रैकेट में आएंगे, जिनकी इनकम पहले 2.5 लाख से नीचे थी या अब इनकम उनकी 2.5 लाख से बढ़ गई है, उनको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन लेनी है इस केस के अंदर। और एक चीज़ को और आप मान के चलिए कि जो बिजनेस हाउसेस 30 डेज कब स्टार्ट होंगे? 30 डेज, हाँ 30 डेज नॉट आफ्टर 30th अप्रैल इन द फाइनेंशियल ईयर। जब आपकी 31 मार्च 21 की इनकम आपको पता लगी कि 2.5 लाख से एक्सीड कर गई है, तो आपको 30 अप्रैल से पहले जो है इसकी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। जैसे 60 डेज था जब भी एक्ट लगा था, उसके 60 डेज के अंदर नए रेजिडेंट्स के लिए 30 डेज का टाइम है। सेकेंडली, इसके अंदर एक चीज़ और बहुत मुद्दे वाली है, जैसे हमारे पास कई बिजनेस हाउसेज हैं जो कि खाली पंजाब में आके काम कर रहे हैं, अदरवाइज उनके ऊपर उनका कोई यहाँ पे बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, बट यहाँ पे वो कुछ लोगों को सैलरीज पे कर रहे हैं या एक टेम्परेरी इस्टेब्लिशमेंट बना के बैठे हुए हैं एंड दे एक्चुअली बिलोंग टू अदर स्टेट्स, उनको भी ये टैक्स देना पड़ेगा। उनके लिए भी एग्जम्पशन नहीं है, हाँ उनको भी ये टैक्स एप्लीकेबल है। कि जैसे हमारे पास कई एमएनसीज आते हैं, कोई ठेकेदार आते हैं यहाँ पे रोड्स बनाने आ जाते हैं, चेन्नई से आ जाते हैं, इधर से आ जाते हैं, उधर से आ जाते हैं, तो उन लोगों को भी पंजाब में जितने भी एम्प्लॉयज़ वो रखते हैं और उनको 2.5 लाख से ऊपर वो पेमेंट करते हैं सैलरी की, तो उनको भी अपने एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल टैक्स, ये जो टैक्स देना है, ये एम्प्लॉयर ने देना है, एम्प्लॉइज ने देना है? सर, ये देना इन द केस ऑफ सैलरीड क्लास, इट इज़ टू बी पेड बाय it is to be paid by the employer after deducting that amount from the salary of the employee. ये एम्प्लॉयर के ऊपर भार नहीं है, ये जो है उसको उसके सैलरी में से डिडक्ट करना पड़ेगा और इसकी जो है डिडक्शन उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मिल जाएगी। धन्यवाद वैभव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी टैक्स के। ये जो गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है, पहले तो ऐसे टैक्स केंद्र सरकार लगाती थी, ये जो टैक्स लगा है पंजाब सरकार का है। अब ये देखिए विड्रॉ होता है या नहीं होता, पर जब तक विड्रॉ नहीं होता आपको अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवानी है और अपना पिछला टैक्स भी देना है और जुर्माना भी भरना है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारे साथ हैं मिस्टर संजीव महाजन, जो कि सीए एसोसिएशन के कन्वीनर हैं, उनसे मिलते हैं। संजीव जी, आपका स्वागत। शुक्रिया अनिल जी। बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा हॉट मुद्दा है आज का, दूसरा मुद्दा टीडीएस और टीसीएस। पहले मैं संजीव जी ये जानना चाहता हूँ, ये टीडीएस और टीसीएस में फ़र्क क्या है? अनिल जी, टीडीएस है, हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मींस कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई पेमेंट करते हैं, जो उस पर जो टीडीएस, उस पर आपको टीडीएस काट के पेमेंट करनी पड़ती है। हाँ, उस पर टीडीएस काट के पेमेंट करनी पड़ती है। जब किसी को पेमेंट करते हैं वो टीडीएस काटते हैं हम। टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, हमें किसी से पेमेंट आती है उससे हम टीसीएस लेते हैं। तो दैट इज़ दोनों में बेसिक डिफरेंस ये रहेगा। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? अनिल जी, टीडीएस और टीसीएस में 36 तरह की प्रोविजंस हैं, जो 36 तरह के टैक्स जो है वो लगे हुए हैं। हम इतनी डिटेल में जाएंगे तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा उसमें। मैं चाहूँगा कि उसमें हम फोकस करें जो हमने इस बार बजट में कुछ चेंजेस हुए हैं। जब पिछले बजट में इमीडिएट जो चेंजेस हुए थे, जो मेजर प्रोविजंस है, दैट इज़ ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो उसमें सब लोग आएंगे, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे कुछ भी परचेज करते हैं। हाँ, परचेज और सेल ऑफ गुड्स पे लगाया था, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम अगर फुलफ़िल करते हैं तो हमें उसका टीसीएस काटना पड़ेगा, जहाँ हमें उस पर टीडीएस देना पड़ेगा।
हम उसको अगर समझें डिटेल में, हमारा जो बजट आया था 2020 का, उसमें इन्होंने एक प्रोविज़न करी थी 206C1H की। उसमें उन्होंने बोला था कि बड़े बड़े जो बिज़नेस हाउसेस हैं जो सेल करते हैं, जिनकी अपनी टर्नओवर जो है, अपनी जो कह लीजिए आपकी सेल ऑफ गुड्स है वो 10 करोड़ से ऊपर है साल की, और किसी पार्टी को जो आगे परचेज़र है उसको 50 लाख से ज़्यादा साल में उसको सेल करते हैं, तो उसको TCS काटना पड़ेगा। ये प्रोविज़न आई थी दैट ये एप्लीकेबल करी थी 1 अक्टूबर 2020 से। अब उसके साथ साथ उन्होंने अब इसको आगे एक कदम बढ़ाते हुए 2021 के बजट में एक नई प्रोविज़न लेके आए हैं जो परचेज़र पे एप्लीकेबल होगी। जो परचेज़ करता है गुड्स, और जो परचेज़र है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से साल की ऊपर है, टर्नओवर कह लीजिए, जहाँ उसकी सेल ऑफ गुड्स कह लीजिए, सेल ऑफ सर्विसेज कह लीजिए, ऑल एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। और उसको उस पर जब भी वो जिस एक पार्टी सेलर से जो 50 लाख से ऊपर अगर वो रिसीट कर रहा है, तो उसके ऊपर उसको TDS काट के देना पड़ेगा। दिस इज़ TDS, ये TDS काट के उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये दोनों प्रोविज़न्स जो नई आई हैं, तो इसमें अगर हम 206C1H को देखें तो ये एप्लीकेबिलिटी बनती थी सेलर पे, जो सेल करता था वो TCS काटता था, और रेट ऑफ जो टैक्स था उन्होंने बड़ा मिनिमम रखा है, दैट इज़ 0.1% ऑफ दी वैल्यू। वो ये एप्लीकेबल होगा जब आपकी जो टर्नओवर है, किसी को सेल जो है 50 लाख से क्रॉस कर जाएगी। पहले 50 लाख तक आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई आपको डिडक्शन नहीं करनी है, कोई कलेक्शन नहीं करनी है। जब 50 लाख से ऊपर हो जाएगी, इमीडिएट आफ्टर दैट यू हैव टू कलेक्ट द टैक्स एट द रेट ऑफ 0.1%। ये एप्लीकेबल था ओनली ऑन द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। बाहर अगर हम बाहर से कहीं से बाहर किसी को एक्सपोर्ट करते हैं, दैट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज ऑल दीज थिंग्स। तो ये अगर आपके पास पैन नंबर या आधार नंबर नहीं है परचेज़र के पास, तो उसका जो टैक्स जो बढ़ा के उन्होंने 1% कर दिया था, तो उसके ऊपर आपको 1% काटना पड़ेगा। और इसके साथ एक और प्रोविज़न है, अगर उसी ट्रांजैक्शन पे किसी और सेक्शन के अंडर आपका उसका TDS या TCS कट रहा है, तो 206C1H जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो नया प्रोविज़न आया है दैट इज़ 194Q आया है, जो इन्होंने सिमिलर प्रोविज़न्स हैं, सब कुछ सिमिलर है। टर्नओवर उसकी परचेज़र की 10 करोड़ होनी चाहिए, 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। एक पार्टी से जो परचेज़ है 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। TDS जो है 0.1% कटेगा। और अगर सेलर का उसके पास पैन नंबर या आधार नंबर नहीं है, तो उसका जो TDS 5% कटेगा। एक की जगह 5 एक 0.1 की वजह से 5 हो जाएगा। ये इसकी बेसिक्स जो इन्होंने अब चेंज किया है। तो ये कटना इसमें भी वही है, TDS तभी कटना है जब उसकी जो है परचेज़ है 50 लाख से ऊपर हो जाएगी, उसके ऊपर ही काटना पड़ेगा। और इसकी एप्लीकेबिलिटी इन्होंने करी है 1 जुलाई 2021 से। 1 जुलाई 2021 के बाद जो है ये चीज़ें एप्लीकेबल हो पाएंगी। संजीव जी, ये बताइए, ये TDS और TCS कब काटना होता है और कब जमा करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि जैसे मेरे को कोई पेमेंट एडवांस आ गई, तो क्या मुझे वो उस एडवांस पेमेंट की, किसी पार्टी ने मुझे एडवांस भेज दिया, तो क्या उस एडवांस के ऊपर भी मुझे TDS काटना पड़ेगा? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा अनिल जी आपने। ये TDS जो है, जो अंडर सेक्शन 194Q है, वो तब काटना है जब उसको पेमेंट हमने सेलर को पेमेंट करनी है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट हमने उसका TDS डिडक्ट करना है 0.1% या 5%, वट एवर इट मे बी। और TCS के केस में भी जब हमने कलेक्शन, हमारे पास जब पेमेंट आएगी परचेज़र से, तब उसका जो TCS वो हमने कलेक्ट करना है। और इसकी जहाँ तक डिपॉजिट का क्वेश्चन है, ये डिपॉजिट होगा हर महीने का। जैसे अपना मार्च का है, अप्रैल 30 से पहले जमा होता है, मतलब कि ये 7 अप्रैल से विद इन 7 days ऑफ द
नेक्स्ट मंथ। ये 30-31 मार्च वाला 31 मार्च वाला जो है इसकी स्पेशल होती है, ये 30 अप्रैल तक होता है। बाकी सभी मंथ में जैसे जनवरी का है 7 फरवरी तक होगा, फरवरी का 7 मार्च तक होगा, इस हिसाब से ये सारा साल चलेगा। तो ये डिडक्शन, इस कलेक्शन रिडक्शन इस हिसाब से ये डिपॉजिट होंगी। और इनकी जो रिटर्न्स हैं, क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, और रिटर्न क्वार्टर के बाद जो क्वार्टर जून का क्वार्टर है उसकी 31 जुलाई तक जाएगी, 30 सितंबर का क्वार्टर है उसकी 31 अक्टूबर तक जाएगी, 1 महीने का है। और 31 मार्च की जो है वो हमारी 31 मई तक जाती है। ये साल के जब एंडिंग होती है उसमें ये 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। संजीव जी एक बात और बताइए, ये भी एक कन्फ्यूज़न है कि जो बिल होगा जिसके ऊपर TDS कटेगा, TDS या TCS जो भी कटेगा, उसमें क्या GST इंक्लूड होगा उसके बीच में? अनिल जी, एक इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं। जो हमने डेट्स जो मैंने बताई पिछले क्वेश्चन में आपकी, TDS की डेट्स जो है वो 30th है, 1 महीने का भरनी पड़ती है। जो TCS है वो क्वार्टरली हमें क्वार्टर एंडिंग के बाद 15 दिन में डिपॉजिट करना पड़ता है। TCS का 15 दिन है, 15 दिन है TCS की जो रिटर्न जाएगी, और TDS की जो रिटर्न जाएगी 30 तक जाएगी, उसको 30 दिन मिलते हैं ये। अच्छा, दूसरा GST का क्वेश्चन है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। वैसे तो हमारा एक सर्कुलर CBDT का सर्कुलर होता था, 1/2014 सर्कुलर था। उसमें उन्होंने जो CBDT का सर्कुलर आया था, उन्होंने बोला था कि जो उस वक्त सर्विस टैक्स होता था, सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड करके इस पे जो TDS या TCS वो कटेगा। 1 जुलाई 2017 से ये अपना GST एप्लीकेबल हो गया, और GST में सिमिलर प्रोविज़न उन्होंने जो सर्विस टैक्स की वजह से थी वो उन्होंने GST को इसको रिप्लेस कर दिया कि GST ऑन सर्विसेज, वर्ड वाज GST ऑन सर्विसेज ओनली, दैट वाज, उसमें उन केसेस में सर्विसेज पे जो GST लगता है वो GST इंक्लूड नहीं होगा। हमने इससे पहले बात करी जो 1 अक्टूबर 2020 से हमारा 206C एप्लीकेबल हुआ, जो कि सेलर को जो TCS काटना था उसको क्लैरिफाई करते हुए हमारा एक सर्कुलर आया, CBDT का सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 17, 29/9/2020 को सर्कुलर दिया था। उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया CBDT ने कि कोई भी उसमें चार्जेस हैं, कोई फ्रेट है, कोई भी डिस्काउंट है, दैट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। इसका मतलब ये कि GST इंक्लूड होगा, GST पे भी 206C एप्लीकेबल होगा। अभी जो 194Q की नई प्रोविजंस आई हैं इसके बारे में क्लैरिफाई तो नहीं हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं दी है CBDT ने, माइट भी क्लैरिटी आ जाएगी। पर अगर 206C की प्रोविजंस हैं, दे आर सिमिलर प्रोविजंस 194Q में हैं, अगर उनको मद्देनज़र रखें तो हमें 194Q में भी GST पे भी TDS काटना चाहिए। दैट इज़ माई इंटरप्रटेशन। अब आगे CBDT का जब सर्कुलर आता है, क्लैरिफिकेशन आती है, तो उसके बाद ये सारा चीज़ क्लियर हो पाएगी। ये थे वैभव जी और संजीव महाजन जी, जिन्होंने हमें काफ़ी सारा टैक्स ज्ञान दिया। अब अगली बार इनसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप इतने अच्छी तरह से देखते हैं, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन इन्हीं चार्टर्ड अकाउंटेंट से दोबारा पूछेंगे। अगर कोई टॉपिक और है तब भी, और अगर ये टॉपिक भी हो, इसके बारे में भी कोई डाउट हो, तो हम अपने अगले कार्यक्रम में उसका निवारण जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद अस।